CH1 बदला और शान्वी का दिल टूटना। एक बड़े से हॉल में जहां पर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, वहां पर एक लड़का ब्लैक कलर का सूट पहने किस प्रिंस की तरह खड़ा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो लड़का कितना हैंडसम होगा। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी लंबी चौड़ी पीठ बेहद आकर्षक लग रही थी क्योंकि सारी स्पॉटलाइट उसे पर ही पड़ रही थी। वो लड़का अपने दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले किसी मूर्ति की तरह हॉल के बीचों बीच खड़ा था। वही अचानक से उस हॉल का दरवाजा खुलता है और भागते हुए एक लड़की उस हॉल में आती है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो बहुत ही हड़बड़ी में हो। उसने इस वक्त वाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिससे वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखों पर नजर का चश्मा पहना हुआ था जिससे वो और भी क्यूट लग रही थी, इसलिए पता चल रहा था कि वो लड़की काफी पाकू टाइप होगी। उसका गोरा बेदाग चेहरा अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रहा था। वो दिखने में काफी दुबली पतली थी। उसका रेड कलर का दुपट्टा इस वक्त हवा के साथ बातें कर रहा था। वो भागते हुए उस लड़के के पास आती हैं और उस लड़के के सामने जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं। इस वक्त उस लड़की के बाल हवा में लहरा रहे थे क्योंकि उस जगह से बालकनी कुछ ही दूरी पर थी जिससे ठंडी ठंडी हवाएं हॉल के अंदर आ रही थी। ये हॉल देहरादून के सबसे बड़े होटल के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था जिसकी वजह से हवाएं तेज चल रही थी। वो लड़की अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशन लिए अपने एक हाथ में रेड रोज और दूसरे हाथ में अंगूठी लिए उस लड़के से कहती है, अर्जुन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो लड़की अपनी आंखों में चमक लिए उस लड़के से आगे कहती है, मुझे नहीं पता कब और कैसे हो गया पर मैं अब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, विल यू मैरी मी अर्जुन? इतना कहकर वह सामने खड़े लड़के को देखने लगती है। वो लड़की अपने सामने खड़े लड़के से जिसका नाम अर्जुन था उससे अपने प्रपोज का जवाब मांग रही थी। वह अपने चेहरे पर चमक लिए उस लड़के की ओर देख रही थी। वही अचानक से सारे हॉल में कई सारे लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही साथ सारे लोग तालियां भी बजा रहे थे। वही अचानक से पूरे हॉल की लाइट जल उठती है जिससे आसपास खड़े सारे स्टूडेंट उस लड़की को देखकर हंसने लगते हैं। वो लड़की जब यह नज़ारा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वही जो लड़का पहले किसी पत्थर की मूरत की तरह खड़ा था वो पलटकर सामने की ओर देखने लगता है जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट उस लड़की का मजाक बना रहे थे। वो लड़का उन सब से कहता है, रिलैक्स गाइस, अब बस भी करो, बेचारी को कितना शर्मिंदा करोगे। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए घुटनों के बल बैठी हुई लड़की को देखने लगता है। वही वो लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए उस लड़के से कहती है, अर्जुन ये सब क्या है और यह सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम यहाँ अकेले हो, अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी तो तुम मेरे प्यार पर यकीन कर लोगे, तो फिर ये सब? वो इतना कहकर सामने खड़े लड़के को देखने लगती है। वही वो लड़का जिसका नाम अर्जुन था वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, कैसा प्यार? कौन सा प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। इतना कहकर वह सामने खड़ी लड़की के पास से रोज और अंगूठी छीन लेता है और बेरहमी से जमीन पर पटक देता है। वही वो लड़की यह सुनकर टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अर्जुन के पास जाती हैं और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती हैं, अर्जुन तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते थे ना? वही अर्जुन उस लड़की का हाथ अपने हाथ से झटक लेता है और उससे कहता है, मिस शान्वी शर्मा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी मिडिल क्लास बहन जी टाइप लड़की से प्यार करूंगा? मैं सिर्फ तुमसे बतला देना चाहता था, तुम्हें पता होगा ना, तुमने 2 साल पहले सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। तुम भूली होगी पर मैं नहीं भूला। तब से मेरे अंदर बदले की आग चल रही है। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें सबके सामने जलील करूंगा। जो इंसल्ट मुझे फील हुई थी वो तुम्हें फील करवाऊंगा। इतना कहा कर शान्वी को जोर से धक्का दे देता है जिससे शान्वी फर्श पर गिर जाती है। शान्वी जो पहले रो रही थी वो ये सुनकर अचानक से सदमे में चली जाती है। वो उस दिन को याद करने लगती है जिस दिन वो अर्जुन से पहली बार मिली थी। उसने गलतफहमी के चलते अर्जुन को थप्पड़ मार दिया था और बाद में जब उसे अपनी गलती रियलाइज हुई तो उसने सबके सामने माफ़ी भी मांगी थी। उसे पता नहीं था कि अर्जुन के दिल में उसके लिए इतनी नफरत है।
वो सोच ही रही थी कि अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत घुटनों तक आती हुई ड्रेस पहनी हुई थी, वो अपनी हिल की टक टक की आवाज के साथ अर्जुन और शान्वी के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे पर मजाकिया मुस्कान लिए शान्वी को देखने लगती है। वो शान्वी को जलील करते हुए कहती है, ओ पुअर शान्वी, अब तो तुम्हें अपनी औकात पता चल ही गई होगी कि तुम हो कौन। तुमने सोच भी कैसे लिया कॉलेज का सबसे हैंडसम और रिच लड़का तुमसे प्यार करेगा। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन तुमसे प्यार करता है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। वह तुमसे बहुत नफरत करता है। और रही बात शादी की, तो उसकी शादी मुझसे होने वाली है। तुम्हें एक बात पता नहीं होगी, मेरी और अर्जुन की एंगेजमेंट 1 साल पहले ही हो गई थी। उसने ही मुझे ये बताने से मना किया था क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाना चाहता था। चलो अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर निकलो यहाँ से, वरना मुझे मजबूरन अपने गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर वह अपनी आंखों से शान्वी को घूरकर अर्जुन के पास चली जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। वही शान्वी ये सब देखकर अंदर से टूट गई थी, पर फिर भी अब उसकी आंखों से एक आंसू नहीं बह रहा था। अब शान्वी अपने आप को और जलील करवाना नहीं चाहती थी। वह तुरंत ही अपने चश्मे को अपने एक हाथ से ठीक करके वहां से खड़ी हो जाती है और सामने खड़े उन कपल को देखकर वहां से जाने लगती है। वही पार्टी हॉल में ऐसे भी कुछ लोग थे जो शामली को देखकर दुखी हो रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे, और वह थे अर्जुन के दोस्त जो कि शान्वी को बहुत पसंद करते थे। उन्हें शान्वी अच्छी लगती थी पर वह अपने दोस्त के आगे मजबूर थे। वह शान्वी को रोक भी नहीं सकते थे। उन्हें अपने दोस्त के बारे में सब पता था कि वह कितना पागल है। वह अपने बदले के चक्कर में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वह जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाए। आज इस हॉल में कॉलेज के सभी स्टूडेंट इनवाइटेड थे क्योंकि कल अर्जुन बत्रा यहाँ से मुंबई जाने वाला था, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मुंबई में रहती थी। अर्जुन बत्रा खानदान का इकलौता वारिस था। उसने आज सबके लिए ये पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज की थी ताकि वह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला था, और साथ ही साथ वह अपना बदला भी लेना चाहता था। शान्वी इस वक्त होटल से बाहर निकल गई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वह अपनी बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि उसकी असली औकात क्या है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके घर पर उसकी मॉम के अलावा कोई नहीं था। उसने अपने दम पर स्कॉलरशिप पाकर इस बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहाँ पर कुछ गिने चुने ही ऐसे स्टूडेंट थे जो कि अपने दम पर यहाँ आए हो, और उसमें फर्स्ट नंबर पर अदिति शानवी, जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, जिससे सारे बच्चे उसे देखकर जलते थे, उसे बात बात पर नीचा दिखाते थे। पर शान्वी हमेशा चुप ही रहती थी। उसे इन सब झमेले में नहीं पड़ता था। उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह शांत ही रहती थी। उसे पता था अगर उसने कुछ भी कहा तो सारे स्टूडेंट उसे यहाँ रहने नहीं देंगे, और वह यहाँ किसी भी हाल में पढ़ना चाहती थी और अच्छा मुकाम हासिल करना चाहती थी, जिससे वह अपनी माँ को अच्छी लाइफ दे सके। उसने सिर्फ एक ही गलती की थी, और वह थी अर्जुन को थप्पड़ मारना। उसने उससे माफ़ी भी मांगी थी। इसके बाद वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अर्जुन हमेशा उसके घर ड्रॉप करने जाता था और उसकी मॉम के पास बैठकर बातें करता था। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो उसे धोखा देगा। शान्वी की मॉम भी अर्जुन को काफ़ी पसंद करती थी। उन्हें अर्जुन अच्छा लड़का लगता था, इसलिए वह भी शान्वी से कुछ नहीं कहती थी। शान्वी की मॉम हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से वो एक छोटे से कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती थी। जब उसकी मॉम की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो अर्जुन ने ही उसकी मदद की थी, जिससे शान्वी के दिल में अर्जुन के लिए इज्जत और बढ़ गई। इन 3 सालों में कब उसको अर्जुन से प्यार हो गया उसे कुछ पता नहीं चला, पर फिर भी वो अर्जुन से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। पर जब उसे पता चला कि अर्जुन यहाँ से मुंबई जा रहा है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई और यह प्रपोज करने चली आई, क्योंकि 1 वीक पहले ही अर्जुन ने उसे प्रपोज किया था और कहा था तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे मंजूर होगा। पर शान्वी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। पर जब शान्वी को पता चला अर्जुन वापस मुंबई जा रहा है तो अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधा यहाँ आ गई। उसे नहीं पता था कि यहाँ आकर उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आगे क्या होगा शामली की जिंदगी में? क्या अर्जुन अपने किए पर पछताएगा? कौन थी वह लड़की जो अर्जुन को अपना प्रियांशी बता रही थी? जानने के लिए पड़ी ये तड़प। CH2 6 साल बाद शान्वी का बेटा
शान्वी ये सब बातें सोचते हुए अकेले ही सड़क पर जा रही थी। इस वक्त रात के 9 बजे थे, जिसकी वजह से काफी अंधेरा हो गया था। क्योंकि अर्जुन ने पार्टी रात में ऑर्गेनाइज की थी, उसे लगा था कि अर्जुन उससे प्यार करता है, पर यह सब उसका एक भ्रम था। उसने अपनी जिंदगी में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी थी। उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट था तो वो थे उसके नाना नानी और उसकी मॉम। शान्वी की फैमिली में सिर्फ इतने ही लोग थे। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे शान्वी पैदल ही अपने मुकाम तक जा रही थी। उसके दिल में इस वक्त एक अलग सा तूफान आया हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होगा। वो कॉलेज में सबसे होनहार स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से सारे हाई फाई फैमिली की लड़कियां उसे जलती थी। शान्वी इतनी सोच में गुम थी कि उसे पता नहीं चला कि कब वो फुटपाथ से चलते हुए सड़क के बीचों बीच आ गई। वो अपनी धुन में चल ही रही थी कि अचानक से एक तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वही अचानक से शान्वी के कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे बुला रही थी। मैडम, मैडम। शान्वी तुरंत ही अपनी हिरनी जैसी आंखों से सामने खड़ी नर्स को देखने लगती है, जो अपने हाथ में फाइल लिए उसे कह रही थी, अभी अभी एक पेशेंट एडमिट हुआ है जो कि ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग होने की वजह से पैरालाइज हो गया है। ये रही उनकी रिपोर्ट। मैंने आपको आवाज़ लगाई थी, पर आप इतनी गहरी नींद में थी कि आपने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं, इसलिए आई एम सॉरी। मैं शान्वी जब उस नशे को देखती है तो अपने प्रेजेंट में वापस आ जाती हैं। वो तुरंत ही अपना सर हाँ में हिला देती हैं और उस नर्स से कहती हैं, कोई बात नहीं रिचा, तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगी। वही वो नर्स जिसका नाम रिचा था, वो भी वहां से जाने लगती है। शान्वी अपने कोमल हाथों से अपना सर दबाते हुए सोचने लगती है, आज इतने सालों बाद उसे फिर से वो दिन कैसे याद आ गया जिसे वो कब का भूल चुकी थी। वो तुरंत ही अपना सर झटक कर सामने देखने लगती है। जब उसकी नज़र वॉल पर टंगी घड़ी पर गई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत ही अपना फ़ोन ढूंढने लगी। जब उसने देखा तो वहां पर 10 से 12 मिस कॉल आए हुए थे। शान्वी जब ये देखती है तो उसकी हिरनी जैसी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो अपना फ़ोन और पर्स लेकर सीधा केबिन से बाहर निकल जाती हैं। शान्वी इस वक्त बहुत ही हड़बड़ी में थी। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। आधे घंटे में उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े स्कूल के आगे आकर रुकती है। वही शान्वी बिना देर किए सीधा उस स्कूल के अंदर जाने लगती है। जब वो प्राइमरी सेक्शन के आगे पहुंचती है तो वहां पर एक छोटा लड़का अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए यहाँ वहां देख रहा था और किसी का इंतजार कर रहा था। वही शान्वी जब उस लड़के को देखती है तो उसे अपने अंदर काफी गिल्ट महसूस होता है। वो कैसे भूल सकती है उसका प्यारा बेटा उसका इंतजार कर रहा होगा। ये सब उसकी ही गलती है। वो तुरंत ही चलते हुए उस बच्चे के पास जाने लगते हैं। वही वो बच्चा जब अपने सामने शान्वी को आता देखता है तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछने लगता है और अपने चेहरे पर प्यार ही मुस्कान लिए शान्वी को देखने लगता है। वो बच्चा दिखने में काफी गोलू मोलू था। उसकी आंखें बिल्कुल शान्वी से मिलती थी, जिससे कोई भी बता सकता था कि यह शान्वी का बेटा है। वही शान्वी जब ये देखती है तो उसकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं और वह झुककर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके दोनों गाल पर किस करते हुए कहती है, सॉरी बेटा, मॉम को आज देर हो गई, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर वो उस बच्चे को प्यार से देखने लगती है। यह उसका बेटा था जिसमें उसकी जान बसती थी। वो बच्चा शान्वी के गले में अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहता है, नहीं मॉम, मुझे बुरा नहीं लगा। आपको भी वह ज्यादा काम होगा ना, और वैसे भी मैं यहाँ अकेला नहीं था, मेरी त्रिशा मेन मेरे साथ थी, उन्होंने ही आपको फोन किया था। वही शान्वी जब ये सुनती है तो अपना सर हाँ में हिला देती है। शान्वी उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर सीधा गाड़ी में बैठ जाती है और खुद ड्राइव करते हुए स्कूल से जाने लगती है। शान्वी ड्राइविंग करते हुए अपने प्यारे बेटे को देखने लगती है और उससे कहती है, प्रियांशु, आज मॉम आपको आपके फेवरेट होटल में ले जाकर खाना खिलाएगी। यह आपकी ट्रीट है मेरी तरफ से, मैंने आपको काफ़ी वेट कराया ना। और हाँ मॉम, आपको उसके बाद मॉल भी ले जाएगी, आपको जो चाहिए होगा वो आप ले लेना। वही प्रियांशु जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है, पर फिर उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी आ जाती है। वह अपनी आंखों से अपनी मॉम को देखने लगता है। वह उनसे कुछ कहना चाहता था पर फिर वो चुप हो जाता है। शान्वी अपनी गाड़ी सीधा एक आलीशान मॉल के आगे ले जाने लगती है।
जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में डायमंड मॉल लिखा हुआ था। वह मॉल काफी बड़ा था, जहां पर आम लोग जा ही नहीं सकते थे। उस मॉल के टॉप फ्लोर पर पूरी होटल बनी हुई थी, जहां पर सिर्फ गिने चुने लोग ही जा सकते थे, क्योंकि वो एक 7 स्टार होटल थी, जहां पर बड़े बड़े लग्जरियस स्वीट बने हुए थे। ये पूरा मॉल वीआर इंटरनेशनल के अंडर आता था, जिससे कोई भी एरा गेरा इंसान मॉल में तो क्या आसपास भी नहीं भटकता था। शानवी यहाँ पर डिनर करने नहीं बल्कि शॉपिंग करने आई थी। वो तुरंत ही गाड़ी नीचे पार्किंग एरिया में पार्क करके मॉल के अंदर जाने लगती है। वही प्रियांशु भी उसके साथ उंगली पकड़कर चल रहा था। कुछ ही देर में वो रिसेप्शन से होते हुए सीधा लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट पूरी कांच की बनी हुई थी। वो कुछ ही देर में 4th फ्लोर पर बने किड्स सेक्शन में आ जाते हैं, जहां पर कपड़ों के साथ साथ खिलौने का भी सेक्शन बना हुआ था। वही प्रियांशु अपनी मॉम को खींचते हुए खिलौने वाले सेक्शन में लेकर चला जाता है, क्योंकि उसे वहां रोबोट वाला खिलौना खरीदना था जो कि उस घमंडी रोहन के पास था। प्रियांशु उससे भी अच्छा खिलौना लेना चाहता था और उसे दिखाना चाहता था कि उसके पास सबसे अच्छा रोबोट है, इसलिए वो सबसे पहले यहाँ आया, अपनी नज़रें घुमाने लगता है और वहाँ पर पड़े खिलौनों को देखने लगता है। जब भी प्रियांशु किसी खिलौने को छूने को होता था, वहाँ का एक स्टाफ आकर उससे वो खिलौना छीन लेता था, जिसकी वजह से प्रियांशु गुस्सा हो जाता है। वही शानवी, जो कि कब से उन सब की हरकत नोटिस कर रही थी, वो गुस्से से कहती है, तुम पैसे की फिक्र मत करो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बेटे को कीमती से कीमती खिलौने दिला सकती हूँ। वही एक फीमेल स्टाफ जब ये सुनती है तो गुस्से से कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो और अपने बेटे को लेकर यहाँ से बाहर चली जाओ और किसी चीप मार्केट में जाकर अपने बेटे के लिए कोई चीज सा खिलौना खरीद लो। अगर तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर किसी भी खिलौने को तोड़ दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें खक यही नहीं लगता कि तुम इतने पैसे दे पाऊंगी। वही शानवी यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और सीधा अपने पर्स में से एक ब्लैक कार्ड निकालकर फर्श पर फेंक देती है और उस स्टाफ से कहती है, अगर मैं चाहूँ तो इस मॉल को खरीद सकती हूँ, या यूँ कहो कि यह पूरा मॉल ही मेरा है, इसलिए ज़्यादा बकबक मत करो और लो ये कार्ड। हाँ, अब मेरे बेटे को परेशान मत करना। वही फीमेल स्टाफ जब उस ब्लैक कार्ड को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि इस तरह के ब्लैक कार्ड कुछ ही लोगों के पास थे जो काफ़ी अमीर थे, इसलिए वो फीमेल स्टाफ अब शानवी से उलझना नहीं चाहती थी। वो तुरंत ही शानवी से माफ़ी मांगकर उस ब्लैक कार्ड को उठा लेती है। वही प्रियांशु अपनी पसंद का एक बहुत ही यूनिक रोबोट वहां से खरीद लेता है। उसने उसके सिवा कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि शानवी ने पहले से ही उसके लिए काफ़ी खिलौने कमरे में भर रखे थे। शानवी और प्रियांशु तुरंत ही उस सेक्शन से निकलकर ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डिनर भी करना था। वही प्रियांशु और शानवी इस वक्त लिफ्ट में खड़े थे। लिफ्ट पूरी कांच की बनी हुई थी, जिससे नीचे खड़े सारे लोग अच्छे से दिखाई दे रहे थे। वही प्रियांशु की नज़र दूसरी साइड लगी लिफ्ट में पड़ती है, जहां पर एक आदमी अपने 3 बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। प्रियांशु जब उस आदमी को देखता है तो खुश हो जाता है। उनकी लिस्ट भी अब ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी थी, जिससे प्रियांशु जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, भागते हुए उस आदमी के पास जाने लगता है। वही वो आदमी प्रियांशु के सामने से ही आ रहा था। वो प्रियांश को एक नज़र देखकर वहां से चला जाता है। इस वक्त उसके साथ 10 से 12 बॉडीगार्ड खड़े थे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो बॉडीगार्ड्स तुरंत ही उस आदमी को घेर लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उस आदमी ने प्रियांशु को देखा था, पर फिर भी वो उसे अनदेखा करके बाहर की ओर जाने लगता है। वही प्रियांशु अपने हाथ में उस रोबोट को लिए अपने छोटे छोटे कदमों उस आदमी के पीछे भागने लगता है। उसे लगा था शायद उसके डैडी ने उसे देखा नहीं होगा, इसलिए वो जोर जोर से अपने डैडी को पुकारने लगता है। वो भागते हुए कह रहा था, डैडी, प्रियांशु यहाँ है। डैडी, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? वो जोर जोर से डैडी डैडी चिल्लाते हुए उस आदमी के पीछे भाग रहा था। वो आदमी इस आवाज को सुन पा रहा था, पर फिर भी एक बार भी पीछे मुड़कर प्रियांशु को नहीं देखता। वही प्रियांशु भागने की वजह से अचानक से लड़खड़ा जाता है, जिसकी वजह से वह मुंह के बल फर्श पर गिर जाता है, जिसकी वजह से रोबोट उसके हाथ से छूट जाता है और उससे काफी दूर जाकर गिरता है। प्रियांशु उस रोबोट की चिंता न करते हुए वहां से जा रहे अपने डैडी को देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त बेहिसाब आंसू थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी, जिसमें इस वक्त एक खालीपन नजर आ रहा था।
वही शान्वी भागकर प्रियांशु के पास ही आ रही थी। वो ये सब देखकर तुरंत ही प्रियांशु के पास चली जाती है। इस वक्त प्रियांशु फर्श से खड़ा होकर फिर से उस आदमी के पीछे जाने लगता है। इस वक्त वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। वही शान्वी तुरंत ही प्रियांशु को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे शांत कराते हुए कहती है, प्रियांशु तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मॉम यहाँ पर है ना? और जरूर डैडी ने तुम्हें देखा नहीं होगा इसलिए वो यहाँ नहीं रुके। तुम चिंता मत करो, वो रात को घर ही आने वाले हैं। वही प्रियांशु इस वक्त सुबक रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे रोने की वजह से हिचकी आने लगी थी। वही शान्वी उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने लगती है। आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या सच में वह आदमी प्रियांशु का डैडी था? अगर वह प्रियांशु का डैडी था तो क्यों प्रियांशु के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था? और क्या हुआ था शान्वी के साथ? इन 5 सालों में जाने के लिए पड़ी है तड़प। CH3 प्रियांशु के डैडी उससे नफरत करते हैं। शान्वी इस वक्त प्रियांशु को चुप कराने में लगी थी। वो बहुत रो रहा था। रोने के कारण उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें इस वक्त आंसुओं से भीगी थी। वो पहले भी इतना नहीं रोया था जब शान्वी उसे लेट पिकअप करने आई थी। प्रियांशु को इतना दर्द तब भी नहीं होता था जब उसके क्लास के लड़के उसे बुली किया करते थे या उसके पापा को कुछ कहते थे। वो जानता था उसके पास डैडी है, इसलिए वो हमेशा उन सब की बातें चुप होकर सुन लिया करता था। पर आज प्रियांशु को बहुत बुरा लगा था क्योंकि हमेशा उसके डैडी रात को घर लेट आते थे और सुबह प्रियांशु के उठने से पहले ऑफिस चले जाते थे, जिसकी वजह से एक घर में रहने के बावजूद उनकी कभी बात नहीं होती थी। प्रियांशु अपने डैडी से बात करने के लिए या यूँ कहो कि मिलने के लिए अब हर रोज सुबह जल्दी उठने लगा था, पर फिर भी उसके डैडी के पास उसके लिए टाइम नहीं था। और वो था तो एक बच्चा ही। जब वो सुबह उठता तब तक उसके डैडी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल चुके होते थे। कभी कभी तो वो महीना तक अपने डैडी का चेहरा नहीं देख पाता था क्योंकि उसके डैडी जानबूझकर उसे इग्नोर करते थे। शान्वी को अपने बेटे को देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पास सब कुछ था। वो अपने बेटे को दुनिया जहां की खुशी दे सकती थी, पर आज वो बेबस थी। वही प्रियांशु रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था। वही शान्वी भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे ढेर सारे खिलौने देगी, वो जो चीज़ मांगेगा वो चीज़ लाकर देगी, पर प्रियांशु उसकी एक बात नहीं सुन रहा था क्योंकि उसे अपने डैडी के पास जाना था। शान्वी अपने हाथों से प्रियांशु के आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम रोना बंद करो बच्चा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं भी रो दूंगी। इतना कहकर शान्वी की आंखें भर आती हैं। वो रोते हुए प्रियांशु को लेकर मॉल से बाहर जाने लगती है। वही प्रियांशु जब अपनी मॉम की यह बात सुनता है तो अचानक से चुप हो जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए शान्वी को देखने लगता है जो कि इस वक्त रो रही थी। प्रियांशु जब अपनी मॉम को रोता हुआ देखता है तो वो तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथों से शान्वी के आंसू पोंछने लगता है और अपने भी आंसू पोंछते हुए अपनी मॉम से कहता है, मैं नहीं रो रहा हूँ, प्लीज रोना बंद कर दीजिए मॉम। शान्वी जब ये सुनती है तो प्रियांशु को कस के अपने गले लगा लेती है। उसकी नज़र मॉल के बाहर जा रही 3 से 4 गाड़ियों पर पड़ती है जिसमें वो आदमी बैठा हुआ था। जब वह उस आदमी को देखती है तो उसकी आंखों में और आंसू आ जाते हैं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि शान्वी का पति विक्रम राठौर था, जिसकी शादी 5 साल पहले शान्वी से हुई थी, पर उस आदमी को शान्वी और उसके बेटे से कोई लेना देना नहीं था। प्रियांशु उसका अपना बेटा था, फिर भी वो अपने बेटे से नफरत करता था। उसने इतने सालों में कभी प्रियांशु को अपनी गोद में नहीं उठाया था। वो ये तो समझती थी कि उनकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, पर उसमें प्रियांशु की तो कोई गलती नहीं थी और प्रियांशु तो उसका खुद का बेटा था। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? कोई जानवर भी अगर हो तो अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, पर यह आदमी इतना पत्थर दिल था कि उसे अपनी औलाद से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो अपने बेटे का जन्मदिन भी पता नहीं था कि वो कब पैदा हुआ था, या उसका फेवरेट खाना कौन सा है, या उसे क्या पसंद है। वो अपने बेटे को सिर्फ एक गलती मानता था जो जाने अनजाने में उसे हो गई थी। शान्वी उस आदमी को देखकर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। भले ही उसकी शादी उस आदमी से हुई हो, पर वो उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर वो मजबूर नहीं होती तो वो कभी इस आदमी से शादी नहीं करती।
उसका पति बहुत घमंडी और हार्टलेस इंसान था जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करता था, पर वो आदमी उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानता था। उसने सिर्फ अपने दादा दादी के दबाव में आकर शानवी से शादी की थी। इसके पीछे भी एक कारण था जो आपको बाद में पता चलेगा। शानवी अपने आप को संभाल कर प्रियांशु को अपने से थोड़ा दूर करके उसके चेहरे को देखने लगती है। उसका चेहरा उस आदमी से काफी मिलता जुलता था, पर प्रियांशु उससे काफी अलग था। वो तुरंत ही प्रियांशु के चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ करती है और प्रियांशु को फिर से अपने गले लगाकर पार्किंग एरिया की ओर बढ़ जाती है। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रियांशु के डैडी प्रियांशु और शानवी से इतनी नफरत करते हैं? और कहाँ गया अर्जुन बत्रा? जानने के लिए पढ़िए तड़प। CH4 प्रियांशु की मायूसी और शानवी का प्रॉमिस। शानवी प्रियांशु के चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर वहां से जाने लगती है। अब उसका कहीं जाने का मूड नहीं था, वो सीधा यहाँ से घर जाना चाहती थी। वो मन ही मन सोचने लगती है, इससे तो अच्छा होता कि वो यहाँ आती ही नहीं। वह तुरंत ही प्रियांशु को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसकी सीट बेल्ट लगा देती है और प्रियांशु से कहती है, बेबी तुम रोना मत, हम अभी तुम्हारा फेवरेट प्लेस पर चलते हैं, वहाँ जाकर खूब एंजॉय करेंगे। वही प्रियांशु जब ये सुनता है तो अपनी मॉम से अपनी प्यारी आवाज में कहता है, मॉम मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है। वही शानवी जब प्रियांशु की उदासी भरी आवाज सुनती है तो वह भी उदास हो जाती है और उसके बालों को सहलाते हुए गाड़ी ड्राइव करके वहां से अपने विला के लिए निकल जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी एक आलीशान विला के सामने आकर रुकती है जो कि पूरा डार्क कलर से बना हुआ था। वहां पर हर एक चीज डार्क थी, यहाँ तक कि खिड़कियों पर लगे कांच भी काले कलर के थे, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर, और वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि शानवी और प्रियांशु दोनों का था। वो दोनों ही एक कमरे में रहते थे। शानवी नहीं चाहती थी कि उसका छोटा सा बच्चा उससे एक पल के लिए भी दूर रहे, जिसकी वजह से वो उसके साथ ही उस कमरे में रहती थी। जैसे ही गाड़ी विला के सामने रुकती है, एक बॉडीगार्ड आकर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। वही शानवी जब ये देखती है तो मना करते हुए कहती है, भैया मैं कर लूंगी, आप जाइए। वही बॉडीगार्ड जब ये सुनता है तो अपना सर नीचे झुकते हुए कहता है, मैडम ये तो मेरा काम है। वही शानवी उस बॉडीगार्ड को कुछ नहीं कहती और गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और प्रियांशु को अपनी गोद में लिए उस बॉडीगार्ड को गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करने को बोल देती है। वैसे तो वो हर रोज ये काम खुद ही करती थी, पर आज उसने प्रियांशु की वजह से विला के अंदर जाना सही समझा। उसे पता था उसका बेटा आज बहुत ही मायूस है। वो प्रियांशी को लेकर सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगती है। उनका कमरा सेकंड फ्लोर पर बना हुआ था। वैसे तो पूरे विला के 4 फ्लोर थे, जहां पर पूरा 4th फ्लोर उसके पति का था, जहां पर सभी का जाना मना था। आज तक शानवी भी वहां नहीं गई थी, उसने प्रियांशु को भी वहां नहीं जाने दिया था। शानवी को पता था अगर प्रियांशु वहां गया तो वह सनकी इंसान सारा गुस्सा प्रियांशु पर उतार देगा, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका प्यारा बेटा हट हो, इसलिए वह ज्यादातर अपने बेटे को उस आदमी से दूर ही रखती थी। शानवी तुरंत ही प्रियांशु को अपने कमरे में लाकर उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है। वो प्रियांशु से इस वक्त बहुत प्यार से बात कर रही थी, जिसकी वजह से प्रियांशु का मूड भी अब काफी अच्छा हो गया था। वो एक छोटा बच्चा था जिसकी वजह से वो हर चीज कुछ ही देर में भूल जाता था। प्रियांशु और शानवी का रूम काफी बड़ा था जो 2 सेक्शन में बटा हुआ था। कमरे में घुसते ही वहां पर एक बड़ा सा सोफा और किंग साइड बेड लगा हुआ था। वहां पर आसपास बड़ी बड़ी अलमीरा थी जो कि पूरी कांच की बनी हुई थी, जिसमें हर तरफ के खिलौने पड़े थे। वहां से थोड़ी दूर कोने में एक बड़ा सा टेडी बेयर था जो कि वाइट कलर का था। वो ऑलमोस्ट एक बेड साइज का टेडी बेयर था जिसके ऊपर आप आराम से सो सकते थे। उस कमरे में बड़े बड़े कर्टन लगे हुए थे जो कि वाइट कलर के थे। कर्टन की दूसरी साइड स्टडी रूम बना हुआ था जहां पर प्रियांशु और शानवी बैठकर अपना होमवर्क और काम किया करते थे। स्टडी रूम से अटैच बहुत ही बड़ी बालकनी थी जो कि इस वक्त स्लाइडिंग डोर की वजह से बंद थी। शानवी इसे हमेशा लॉक करके जाती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रियांशु वहां पर जाए और गिर विर जाए, क्योंकि वो अभी छोटा था और जब देखो तब शैतानी करता रहता था, इसलिए वो ये डोर हमेशा बंद ही रखती थी। उस बालकनी में 3 चेयर और राउंड शेप टेबल रखी हुई थी।
उसकी बाउंड्री पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे जो कि शान्वी ने खुद लगाए थे। पूरे विला में सिर्फ यही वो कमरा था जहां पर पॉजिटिविटी भरी हुई थी। शान्वी प्रियांशु के कपड़े निकालकर उसे बाथटब में बिठा देती है और अपने कोमल हाथों से नहलाने लगती है। वही प्रियांशु भी अपनी मम्मी को प्यार से देख रहा था। वो अचानक से शान्वी से पूछता है, मॉम, सबके डैडी उन्हें स्कूल लेने आते हैं पर मेरे डैडी मुझे लेने क्यों नहीं आते? मुझे सारे बच्चे चिढ़ाते हैं कि मेरे डैडी नहीं हैं, पर आपको पता है ना कि मेरे डैडी हैं। मुझे कल वो मोटा चिढ़ा रहा था, मुझे कह रहा तुम्हारे डैडी नहीं है, तुम एक गंदे बच्चे हो। क्या मॉम, मैं सच में एक गंदा बच्चा हूँ जो डैडी मुझसे प्यार नहीं करते? वही शान्वी जो कि प्रियांशु को नहला रही थी, वो ये सुनकर चौंक जाती है। उसे नहीं पता था प्रियांशु के स्कूल में सारे बच्चे उसे इस तरह चिढ़ाते हैं। उसने सोच लिया था वो कल स्कूल जाकर जरूर उनकी क्लास लगाएगी। वो ये सोचकर प्रियांशु के सर पर हाथ रख देती हैं और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना डैडी को बहुत काम होता है और तुम्हारे डैडी तो सबसे पावरफुल हैं, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा काम होता है। आप चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी, वो जरूर कल तुम्हें लेने आएंगे। वही प्रियांशु जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और उछलते हुए शान्वी के गले लग जाता है और उसके दोनों गालों पर किस करने लगता है। क्या सच में शान्वी के कहने पर प्रियांशु के पत्थर दिल डैडी उसे स्कूल में लेने जाएंगे? और ऐसा तो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से शादी होने के बावजूद भी शान्वी और उसका पति ऐसे अजनबियों की तरह रहते थे? जाने के लिए पड़ी तड़प। CH5 शान्वी का प्रॉमिस और मिस्टर राठौर। वही शान्वी भी प्रियांशु को कसकर अपने गले लगा लेती है और उसे बाथटब से निकालकर अपने साथ शावर के नीचे ले जाती है और शॉवर ऑन कर देती है। वो प्रियांशु को नहलाने के बाद उसे एक वाइट कलर के टॉवल में लपेटकर वॉशरूम से बाहर ले जाती है। प्रियांशु इस वक्त बहुत ही मासूम और क्यूट लग रहा था। उसका छोटा चेहरा इस वक्त बहुत ही चमक रहा था। ये चमक इस बात की थी कि कल उसके डैडी उसे लेने आने वाले थे। प्रियांशु इस वक्त किसी खरगोश के बच्चे की तरह लग रहा था। उसके छोटे छोटे बाल उसके गोल मटोल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मॉम को देख रहा था। वह एक साइड होते हुए कहता है, कल मेरे डैडी मुझे लेने आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे भी डैडी हैं, तब मैं देखता हूँ कौन मुझे बुली करता है। ये सब प्रियांशु अपनी बच्चों जैसी आवाज में कह रहा था। वो भले ही इस वक्त वो 4 साल का हो पर उसका दिमाग काफी तेज था। उसका IQ लेवल भी काफी हाई था क्योंकि उसके अंदर राठौर परिवार के कीमती जिन थे। शान्वी प्रियांशु को बेड पर खड़ा करके उसके लिए कपड़े निकालने लगती है और कुछ ही देर में कपड़े लाकर उसे पहना देती है। उसको कपड़े पहनाने के बाद वो प्रियांशु को वही बैठने का बोलकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। प्रियांशु ने इस वक्त वाइट कलर की टी-शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स पहनी हुआ था, जिससे वो काफी क्यूट और हैंडसम लग रहा था। वो बेड से उतरकर सीधा उस बड़े से टेडी बेयर के पास चला जाता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर उसके ऊपर कूद जाता है। वो बार बार ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। 10 मिनट बाद शान्वी शावर लेकर बाहर आती है। इस वक्त उसने पिंक कलर का नायराकट सूट पहना था और ब्लैक कलर का जीन्स, जिसमें उसका गोरा बदन किसी हीरे की तरह चमक रहा था। उसके बाल काफी लंबे थे जिसकी वजह से उसने अपने बाल टॉवल में लपेट रखे थे। वह तुरंत ही अपने बालों को खोलकर टॉवल से पोंछने लगती है। उसका चेहरा शावर लेने की वजह से काफी फ्रेश लग रहा था। उसने अपने कानों में डायमंड के छोटे छोटे ईयरिंग पहने हुए थे। उसके गले में छोटा और खूबसूरत डायमंड का मंगलसूत्र था। अगर दूर से कोई देखे तो उसे ऐसा ही लगेगा कि यह एक पेंडेंट है क्योंकि उस पर छोटे छोटे अक्षरों में VR लिखा हुआ था। इस पूरे विला में सिर्फ 5 ही सर्वेंट थे जो कि पूरे विला की साफ सफाई करते थे। शान्वी अपने कमरे की साफ सफाई खुद करती थी और खाना भी खुद बनाती थी। दूसरे कई सारे सर्वेंट थे जो यहाँ काम करते थे, पर उन्हें विला के अंदर आना अलाउड नहीं था। वो सिर्फ बाहर के गार्डन की देखभाल करते थे, पर वो कभी भी विला के अंदर नहीं आते थे। वहां पर सिर्फ एक ही शेफ था जो कि सिर्फ विक्रम राठौर के लिए खाना बना था। उसे दूसरों के लिए खाना बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए शान्वी अपना और प्रियांशु का खाना खुद ही बनाती थी और दोनों साथ बैठकर ही खाना खाते थे।
उनके सिवा इस पूरे विला में कोई नहीं था। उसका पति रात के 12 या 1 बजे घर आता था और सुबह 5 बजे घर से निकल जाता था, जिससे उसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता था। शान्वी अपने बालों को सुखाकर तुरंत ही प्रियांशु के पास चली जाती है, जो कि इस वक्त अपने बड़े से टेडी बेयर के ऊपर बैठकर अपनी नोटबुक में कुछ कर रहा था। शान्वी प्रियांशु के पास जाकर अपने हाथ बांधकर प्रियांशु को देखने लगती है। वही प्रियांशु जब अपनी मॉम को देखता है तो वह उस नोटबुक को बंद कर देता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम मुझे भूख लगी है। वही शान्वी जब ये सुनती है तो प्रियांशु को अपनी गोद में उठा लेती है और प्रियांशु से कहती है, ठीक है बेटा, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगी। इतना बोलकर वह सीधा सीढ़ियों से होते हुए नीचे लिविंग हॉल में जाने लगती है। इस वक्त पूरे लिविंग हॉल में कोई नहीं था, क्योंकि सारे सर्वेंट सफाई करके बाहर जा चुके थे। शान्वी लिविंग हॉल में लगे म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देती है और प्रियांशु को अपने साथ लेकर किचन में जाने लगती है। वो किचन में जाकर प्रियांशु के लिए फ्रिज में से पानी निकालती है और उसे पानी देने के बाद कुछ फ्रूट्स कट करके उसे दे देती है। क्योंकि उसे खाना बनाने में थोड़ी देर होने वाली थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि तब तक उसका बेटा भूखा रहे। प्रियांशु किचन स्लैब पर बैठे हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उन फ्रूट्स को खाने लगता है। शान्वी तुरंत ही अप्रैन निकालकर उसे पहन लेती है और खाना बनाने लगती है। वही प्रियांशु भी अपने छोटे छोटे पैर हिलाते हुए अपनी मॉम को देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे में शान्वी सारा खाना बनाकर रेडी कर देती है और वो तुरंत ही अपने हाथ धोकर एप्रन निकाल देती है। वही प्रियांशु, जो कि किचन स्लैब पर कब से बैठा था, खाने की खुशबू सूंघकर उसकी भूख और बढ़ गई थी। वह तुरंत ही अपनी मॉम से कहता है, मुझे अब वेट नहीं हो रहा मॉम। वही शान्वी प्रियांशु के दोनों गाल खींचते हुए प्रियांशी से कहती है, ओके बच्चा, खाना रेडी हो गया है, इधर आओ, मैं तुम्हारे हाथ क्लीन कर देती हूँ। शान्वी प्रियांशु के हाथ क्लीन करके प्रियांशु को डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है और वापस से किचन में जाकर सारे बाउल एक एक करके डाइनिंग टेबल पर रखने लगती है। शान्वी सारा खान डाइनिंग टेबल पर रखकर प्रियांशु के बगल वाली चेयर में बैठ जाती है। वह प्रियांशु को खाना सर्व करके खुद अपनी प्लेट में खाना डालने लगती है। प्रियांशु इस वक्त अपने हाथों में चम्मच लिए खुद खाना खा रहा था, क्योंकि शान्वी ने उसे पहले ही सब कुछ सिखा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी भी चीज में पीछे रहे, वो भले ही 4 साल का हो, पर वह अपना खाना खुद ही खाता था। शान्वी प्रियांशु को मजे से खाना खाते देखकर मन ही मन सोचने लगती है कि वह कैसे उस सनकी आदमी से कल स्कूल जाने के लिए रहेगी, क्योंकि वो खुद भी उस आदमी से काफी डरती थी। पता नहीं वो आदमी किस पल क्या कर दे। वो आदमी हमेशा गुस्से में ही रहता था, इसलिए शान्वी उससे दूर ही रहती थी। पर उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे बात करके रहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उसके बेटे पर गलत असर पड़ रहा था। शान्वी यह सब सोचते हुए खाना खा रही थी। उसे प्रियांशु पर तरस आने लगता है, क्योंकि वो हर बार प्रियांशु को झूठ बोलती थी कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर यह बात सच नहीं थी। अभी तो प्रियांशु छोटा था, इसलिए वो बातें अपने दिल पर नहीं लेता था, पर जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा। शान्वी यह सब सोचते हुए अपना खाना खा रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों डिनर कर लेते हैं। इस वक्त शाम के 7 बजे थे, इसलिए शान्वी प्रियांशु को अपने रूम में जाने को बोलकर सारे बर्तन साफ करने लगती है। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल क्लीन करके सीधा अपने रूम में चली जाती हैं और प्रियांशु को पढ़ाई में हेल्प करने लगती हैं। प्रियांशु भी शान्वी की तरह पढ़ाई में काफ़ी क्लेवर था, जिसकी वजह से वो सीधा स्टैंडर्ड 2 में पहुंच गया था। शान्वी प्रियांशु को समझकर स्टडी रूम से बाहर निकल जाती हैं और अपना लैपटॉप लेकर सीधा लिविंग हॉल में चली जाती हैं, क्योंकि वो आज अपने पति का वेट कर रही थी। शान्वी उससे कहना चाहती थी कि वो कल प्रियांशु के साथ उसको स्कूल छोड़ने जाए। उसे यकीन तो नहीं था कि उसका जल्लाद पति ये करेगा, पर वो अपने बेटे के लिए एक चांस लेना चाहती थी। शान्वी लैपटॉप पर उस इंसान की मेडिकल रिपोर्ट चेक करने लगती है, जो कि सुबह ही अस्पताल में एडमिट हुआ था। उस इंसान की फैमिली काफ़ी रिच थी, जिसकी वजह से अस्पताल के डीन ने उसे पर्सनली यह मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी ताकि शान्वी उसे अच्छे से पढ़ पाए। शान्वी बड़े ध्यान से उस रिपोर्ट को पढ़ने लगती है। उसे इस वक्त बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि उसने सुबह ही काफ़ी टफ सर्जरी की थी। वो 6 घंटे ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहकर सर्जरी करके आई थी। इसके बाद वो काफ़ी थक गई थी।
वो काफी देर तक वहां बैठी रहती है। जब घड़ी में 9 बजते हैं तो वह अपना लैपटॉप वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे प्रियांशु को भी सुलाना था। जब वो अपने कमरे में जाती है तो प्रियांशु अभी भी अपनी स्टडी में खोया हुआ था। वह तुरंत ही प्रियांशु के सर को सहलाते हुए प्रियांशु से कहती है, चलो बच्चा सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठाना है ना। वही प्रियांशु अपनी मम्मी की बात सुनकर तुरंत ही अपनी नोटबुक बंद कर देता है। वही शान्वी प्रियांशु को अपनी गोद में लेकर बेड पर सुला देती है और उसके सर को प्यार से सहलाने लगती है, जिसकी वजह से प्रियांशु कुछ देर में सो जाता है। शान्वी प्रियांशु को सुलाकर लाइट ऑफ कर देती है। इस वक्त कमरे में सिर्फ येलो कलर की डिम लाइट जल रही थी। वो प्रियांशु के फोरहेड पर किस करके वहां से सीधा रूम से बाहर चली जाती है। अभी सिर्फ 10:30 बजे थे, जिसकी वजह से वो किचन में चली जाती है और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। वो कॉफ़ी का मग लेकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने लैपटॉप पर अपने रिसर्च टॉपिक पर काम करने लगती है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं, पर उसके पति का कोई अता पता नहीं था। उसको अब उबासी आने लगी थी, क्योंकि रात के 12:30 बज गए थे और उसे कल सर्जरी भी परफॉर्म करनी थी। अगर वो प्रॉपर नींद नहीं लेगी तो उसके पेशेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक से विला के बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो तुरंत अपने सेंस में आ जाती है। उसे पता चल गया था कि उसका पति वापस आ गया है। अब शान्वी को घबराहट हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी उंगलियां आपस में उलझाकर मेन गेट की ओर देखने लगती हैं, क्योंकि आज पहली बार वो उस आदमी से कुछ मांगने वाली थी। वो जब सामने देखती है तो एक लंबा चौड़ा आदमी अपने लंबे लंबे पैरों से चलते हुए विला के अंदर आ रहा था। उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा सवार था। वो अपनी नीली आंखों से सामने की ओर देख रहा था। वो बिना शान्वी की और एक बार भी देखे सीधा लिविंग हॉल से होते हुए अपनी प्राइवेट लिफ्ट में जाने लगता है। वही शान्वी, जो कि डर के मारे सोफे पर बैठी हुई थी, वह तुरंत ही सोफे पर से खड़ी हो जाती है और भागते हुए उस आदमी के पीछे जाने लगती है। शान्वी घबराते हुए कहती है, मिस्टर राठौर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या शान्वी विक्रम को प्रियांशु के बारे में बता पाएगी? क्या विक्रम शान्वी की बात मानेगा? और कहाँ गया अर्जुन, जानने के लिए पड़ी ये तड़प।